मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का पाठ डिप्टी कलेक्टरी कथा सिंधु में से नॉनिटेल में से डिप्टी कलेक्टरी पार्ट। डिप्टी कलेक्टरी कहानी के कहानीकार अमरकांत है। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के भलिया जिले में न्यारा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था और अमृत पत्रिका, सैनिक, भारत, मनोरमा आदि पत्रिकाओं का सफल संपादन किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की पारिवारिक अनुभवों की कहानी है। शकलदीप बाबू और जमुना देवी अपने बड़े लड़के नारायण से बड़ी उम्मीदें लगाए रहते हैं। नारायण डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा में बैठना चाहता है, फीस भरनी है, लेकिन शकलदीप बाबू गुस्सा करते हैं कि यह लड़का यानी नारायण अगर कुछ बनने लायक होता तो अब तक बन गया होता। पर मन ही मन उनके अंदर भी यह उम्मीद थी कि उनका लड़का डिप्टी कलेक्टर बन सकता है। वे फीस भरता है। बाद में नारायण डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और इंटरव्यू जाना है। घर के सभी लोगों को इंटरव्यू की प्रतीक्षा बेचैनी से रहती है। इस कहानी में पिता के पुत्र के प्रति स्नेहपूर्ण हृदय की झांकी दर्शित होती है। पिता के अपने पुत्र के प्रति कर्तव्य पारायणता, प्रेम, उसके उज्जवल भविष्य के लिए तन मन धन से किया गया प्रयास, सत्प्रेरणा और डिप्टी कलेक्टरी का पद प्राप्त ना होने की निराशा में पुत्र जीवित है अथवा नहीं, इस चिंता में व्याकुलता, भय आदि भावनाओं को सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है इसमें। तो चलिए देखते हैं कहानी। शकलदीप बाबू कहीं 1 घंटे बाद वापस लौटे। घर में प्रवेश करने के पूर्व उन्होंने ओसरे के कमरे में झांका। कोई भी मुवक्किल नहीं था और मुहर्रिर साहब भी गायब थे। वह भीतर चले गए और अपने कमरे के सामने ओसरे में खड़े होकर बंदर की भांति आंखें मलका मलका कर उन्होंने रसोई घर की ओर देखा। उनकी पत्नी जमुना चौके के पास पीढ़े पर बैठी होंठ पर होंठ दबाए मुंह फुलाए तरकारी काट रही थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास चले गए। उनके मुख पर असाधारण संतोष, विश्वास एवं उत्साह का भाव अंकित था। 1 घंटे पूर्व ऐसी बात नहीं थी। बात इस प्रकार आरंभ हुई। शकलदीप बाबू सवेरे दताने कुल्ला करने के बाद अपने कमरे में बैठे ही थे कि जमुना ने एक तस्तीर में 2 जलेबियां नाश्ते के लिए सामने रख दी। वह बिना कुछ बोले जलपान करने लगे। जमुना पहले तो 1 आध मिनट चुप रही, फिर पति के मुंह की ओर उड़ती नजर से देखने के बाद उसने बात छेड़ी। 2-3 दिन से बबुआ बहुत उदास रहते हैं। क्या? सिर उठाकर शकलदीप बाबू ने पूछा और उनकी भौहें तन गई। जमुना ने व्यर्थ में मुस्कुराते हुए कहा, कल बोले इस साल डिप्टी कलेक्टरी की बहुत सी जगह है, पर बाबूजी से कहते डर लगता है, कह रहे थे 2-4 दिन में फीस भेजने की तारीख बीत जाएगी। शकलदीप बाबू का बड़ा लड़का नारायण घर में बबुआ के नाम से ही पुकारा जाता था। उम्र उसकी लगभग 24 वर्ष की थी। पिछले 3-4 साल से बहुत सी परीक्षाओं में बैठने, एमएलए लोगों के दरवाजों के चक्कर लगाने तथा और भी उल्टे सीधे फन इस्तेमाल करने के बावजूद उसको अब तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। 2 बार डिप्टी कलेक्टरी के इम्तिहान में भी वह बैठ चुका था, पर दुर्भाग्य अब एक अवसर उसे और मिलना था जिसको वह छोड़ना नहीं चाहता था। और उसे विश्वास था कि चूंकि जगह है काफ़ी है और वह अब की जी जान से परिश्रम करेगा, इसीलिए बहुत संभव है कि वह ले लिया जाए। शकलदीप बाबू मुख्तार थे, लेकिन इधर 1.5-2 साल से मुख्तारी की गाड़ी उनके चलाया ना चलती थी। बुढ़ौती के कारण अब उनकी आवाज़ में न वह तड़प रह गई थी, न शरीर में वह ताकत और न चाल में वह अखड़। इसीलिए मुवक्किल उनके यहाँ कम ही पहुँचते, कुछ तो आकर भी भड़क जाते। इस हालत में वह राम का नाम लेकर कचहरी जाते, अक्सर कुछ पा जाते जिससे दोनों जून चौका जुल्हा चल जाता। जमुना की बात सुनकर वह एकदम बिगड़ गए। क्रोध से उनका मुंह विकृत हो गया और वह सिर को झटकते हुए कटाह कुकुर की तरह बोले, तो मैं क्या करूं? मैं तो हैरान परेशान हो गए हूं।
तुम लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए तो साफ साफ सुन लो, मैं 3 बार कहता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। जमुना कुछ न बोली क्योंकि वह जानती थी कि पति का क्रोध करना स्वाभाविक है। शकलदीप बाबू 1-2 क्षण चुप रहे, फिर दाएं हाथ को ऊपर नीचे नचाते हुए बोले, फिर इसकी गारंटी ही क्या है कि इस दफे बाबू साहब ले ली जाएगा? मामूली एजी ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे नहीं गए, डिप्टी कलेक्ट्री में कौन पूछेगा? आप में क्या खूबी है साहब कि आप डिप्टी कलेक्टर ही हो जाएगा। 3rd क्लास बीए आप है, 24 घंटे मटर गश्ती आप करते हैं, दिन रात सिगरेट आप फूकते हैं। आप में कौन से सुरखाब के पर लगाए हैं? बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी, फिर करम करम की बात होती है। भाई समझ लो, तुम्हारे करम में नौकरी लिखी ही नहीं। अरे हाँ, अगर सभी कुकुर काशी ही सवेंगे तो हंडिया कौन चटेगा? डिप्टी कलेक्ट्री, डिप्टी कलेक्ट्री, सच पूछो तो डिप्टी कलेक्ट्री नाम से मुझे घृणा हो गई है। और होंठ बिचक गए। जमुना ने अब मृदु स्वर में उनके कथन का प्रतिवाद किया। ऐसी खुभाषा मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। हमारे लड़के में दोषी कौन सा है? लाखों में एक है। सब्र की सौधार। मेरा तो दिल कहता है कि इस बार बबुआ जरूर ले लिया जाएगा। फिर पहली भूख प्यासा का लड़का है, माँ बाप का सुख तो जानता ही है। इतना भी नहीं होगा तो उसका दिल टूट जाएगा। क्यों ही ना मालूम क्यों हमेशा उदास रहता है। ठीक से खाता पीता नहीं, ठीक से बोलता नहीं, पहले की तरह गाता गुनगुनाता नहीं। ना मालूम मेरे लाडले को क्या हो गया है। अंत में उसका गला भर आया और वह दूसरी ओर मुंह करके आंखों में आए आंसुओं को रोकने का प्रयास करने लगी। जमुना को रोते हुए देखकर शकलदीप बाबू आपे से बाहर हो गए। क्रोध तथा व्यंग से मुंह चिढ़ाते हुए बोले, लड़का है तो लेकर छाटो। सारी खुराफत की जड़ तुम ही हो और कोई नहीं। तुम मुझे जिंदा रहने देना नहीं चाहती। जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। वह हाँफने लगे। उन्होंने जमुना पर निर्दयापूर्वक ऐसा जबरदस्त आरोप किया था जिसे वह सह न सकी। रोती हुई बोली, अच्छी बात है, अगर मैं सारी खुराफत की जड़ हूं तो मैं कमीनी की बच्ची जो आज से कोई बात। रुलाई के मारे वह आगे ना बोल सकी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शकलदीप बाबू कुछ नहीं बोले बल्कि वही बैठे रहे। मुंह उनका तना हुआ था और गर्दन टेढ़ी हो गई थी। 1 आध मिनट तक उसी तरह बैठे रहने के पश्चात वह जमीन पर पड़े अखबार के एक फटे पुराने टुकड़े को उठाकर इस तल्लीनता से पढ़ने लगे जैसे कुछ भी ना हुआ हो। लगभग 15-20 मिनट तक वह उसी तरह पढ़ते रहे। फिर अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने लुंगी की तरह लिपटी धोती को खोलकर ठीक से पहन लिया और ऊपर से अपना पारसी कोट ढाल लिया जो कुछ मैला हो गया था और जिसमें 2 चिपियाँ लगी थी, और पुराना पंप शू पहन हाथ में छड़ी ले 1-2 बार खासकर बाहर निकल गए। पति की बात से जमुना के हृदय को गहरा आघात पहुंचा था। शकलदीप बाबू को बाहर जाते हुए उसने देखा पर वह कुछ नहीं बोली। वह मुंह फुलाए चुपचाप घर के अटरम सटरम काम करती रही। और 1 घंटे बाद भी जब शकलदीप बाबू बाहर से लौट उसके पास आकर खड़े हुए तभी भी वह कुछ न बोली, चुपचाप तरकारी काटती रही। शकलदीप बाबू ने खासकर कहा, सुनती हो, ये 150 रुपये रख लो। करीब 100 रुपये बबुआ की फीस में लगेगा और 50 रुपये अलग रख देना, कोई और काम आ पड़े। जमुना ने हाथ बढ़ाकर रुपये तो अवश्य ले लिए पर अब भी कुछ नहीं बोली। लेकिन शकलदीप बाबू अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्होंने उत्साहपूर्ण आवाज में कहा, 100 रुपये बबुआ को दे देना, आज ही फीस भेज दे। होंगे, जरूर होंगे,
बबुआ डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे, कोई कारण ही नहीं कि वह ना लिए जाए। लड़के के जहन में कोई खराबी तोड़े हैं? राम राम, नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। नारायण जी, इस बार भगवान की कृपा से डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। जमुना अब भी चुप रही और रुपयों को ट्रंक में रखने के लिए उठकर अपने कमरे में चली गई। शकलदीप बाबू अपने कमरे की ओर लौट पड़े, पर कुछ दूर जाकर फिर घूम पड़े और जिस कमरे में जमुना गई थी उसके दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए और जमुना को ट्रंक में रुपए बंद करते हुए देखते रहे। फिर बोले, गलती किसी की नहीं, सारा दोष तो मेरा है। देखो ना, मैं बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है। नहीं नहीं, सारी खुराफत की जड़ मैं ही हूँ और कोई नहीं। एक दो क्षण वह खड़े रहे, लेकिन तब भी जमुना ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो कमरे में जाकर वह अपने कपड़े उतारने लगे। नारायण ने उसी दिन डिप्टी कलेक्टर की फीस तथा फॉर्म बेच दिए। दूसरे दिन आदत के खिलाफ प्रातःकाली शकलदीप बाबू की नींद उचट गई। वह हड़बड़ कर आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए और बाहर ओसरे में आकर चारों ओर देखने लगे। घर के सभी लोग निद्रा में निमग्न थे। सोए हुए लोगों की सांसों की आवाज और मच्छरों की भन भन सुनाई दे रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बाहर के कमरे से धीमी रोशनी आ रही थी। शकलदीप बाबू चौंक पड़े और पैरों को दबाए कमरे की ओर बढ़े। उनकी उम्र 50 के ऊपर ही होगा। वह गोरे, नाटे और दुबले पतले थे। उनके मुख पर अनगिनत रेखाओं का झाल भुना था और उनकी बाहों तथा गर्दन पर चमड़े झूल रहे थे। दरवाजा के पास पहुंचकर उन्होंने पंजे के बल कड़े हो होंठ दबाकर कमरे के अंदर झांका। उनका लड़का नारायण मेज पर रखी लैंटर्न के सामने सिर झुकाए ध्यानपूर्वक कुछ पढ़ रहा था। शकलदीप बाबू कुछ देर तक आंखों को फैलाकर अपने लड़के को देखते रहे, जैसे किसी आनंददायी रहस्य का उन्होंने अचानक पता लगा लिया हो। फिर वह चुपचाप धीरे से पीछे हट गए और वही खड़े होकर जरा मुस्कुराते हुए और फिर दबे पांव धीरे धीरे वापस लौटे और अपने कमरे के सामने ओसरे के किनारे खड़े होकर आसमान को उत्साहपूर्वक निहारने लगे। उनकी आदत 6 साढ़े 6 बजे से पहले उठने की नहीं थी, लेकिन आज उठ गए थे तो मन अप्रसन्न नहीं हुआ। आसमान में तारे अब भी चटक दिखाई दे रहे थे और बाहर के पेड़ों को हिलाती हुई और कपड़े को स्पर्श करके आंगन में ना मालूम किस दिशा से आती जाती हवा उनको आनंदित एवं उत्साहित कर रही थी। वह पुनः मुस्कुरा पड़े और उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, चलो अच्छा ही है। और अचानक उनमें नामालूम कहाँ का उत्साह आ गया। उन्होंने उसी समय ही दातन करना शुरू कर दिया। इन कार्यों से निपटने के बाद भी अंधेरा ही रहा तो बाल्टी में पानी भरा और उसे गुसलखाने में ले जाकर स्नान करने लगे। स्नान से निवृत्त होकर जब वह बाहर निकले तो उनके शरीर में एक अपूर्व ताजगी तथा मन में एक अवर्णनीय उत्साह था। यद्यपि उन्होंने अपने सभी कार्य चुपचाप करने की कोशिश की थी, तो भी देह दुर्बल होने के कारण कुछ कटपट हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी की नींद खुल गई। जमुना को तो पहले चोर वोर का संदेह हुआ, लेकिन उसने झटपट आकर जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। शकलदीप बाबू आंगन में खड़े खड़े आकाश को निहार रहे थे। जमुना ने चिंतातुर स्वर में कहा, इतनी जल्दी स्नान की जरूरत क्या थी? इतना सवेरे तो कभी भी नहीं उठ जाया जाता था। कुछ हो हवा गए तो? शकलदीप बाबू झेप गए। झूठी हंसी हंसते हुए बोले, धीरे धीरे बोलो भाई, बबुआ पढ़ रहे हैं। जमुना बिगड़ गई। धीरे धीरे क्यों बोलूं? इसी लक्षण से परसाल बीमार पड़ जाया गया था। शकलदीप बाबू को आशंका हुई कि इस तरह बातचीत करने से तकरार बढ़ जाएगा, शोर शराब होगा। इसीलिए उन्होंने पत्नी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह पीछे घूम पड़े और अपने कमरे में आकर
लालटेन जलाकर चुपचाप रामायण का पाठ करने लगे। पूजा समाप्त करके जब वह उठे तो उजाला हो गया था। वह कमरे से बाहर निकल आए। घर के बड़े लोग तो जाग गए थे, पर बच्चे अभी तक सोए थे। जमुना भंडार घर में कुछ खाटर पटर कर रही थी। शकलदीप बाबू ताड़ गए और वह भंडार घर के दरवाजे के सामने खड़े हो गए और कमर पर दोनों हाथ रखकर कुतूहल के साथ अपनी पत्नी को खुंडे में से चावल निकालते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने प्रश्न किया, नारायण की अम्मा, आजकल तुम्हारा पूजा पाठ नहीं होता क्या? और झेप कर वह मुस्कुराए। शकलदीप बाबू इसके पूर्व सदा राधा स्वामियों पर बिगड़ते थे और मौका बेमौका उनकी कड़ी आलोचना भी करते थे। इसको लेकर औरतों में कभी कभी रोना पीटना तक भी हो जाता था। इसलिए आज भी जब शकलदीप बाबू ने पूजा पाठ की बात की तो जमुना ने समझा कि वे व्यंग्य कर रहे हैं। उसने भी प्रत्युत्तर दिया, हम लोगों को पूजा पाठ से क्या मतलब? हमको तो नरक में ही जाना है। जिनको सरक जाना हो वह करे। लो बिगड़ गई। शकलदीप बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए झट से बोले, अरे मैं मजाक तोड़े कर रहा था। मैं बड़ी गलती पर था। राधा स्वामी तो बड़े प्रभावशाली देवता है। और कुछ देर चुप रहे। फिर बाद में पत्नी से बबुआ के लिए नाश्ते में हलवा बनाने को कहा। अपने कारोबार का कमरा बेटे को पढ़ने के लिए दे दिया। शाम को उस दिन कचहरी से देर से लौटे। नारायण के पिता पत्नी के हाथ में 4 रुपए, 2 सेब और 5 सिगरेट पैकेट रखे और शकलदीप बाबू नियमित रूप से नारायण के कमरे की सफाई से लेकर उसकी सेवा करने लगे, वह भी कठिन परिश्रम से। बाबूजी शाम को शिवजी का मंदिर जाकर नारायण के लिए मेवे लाए। इसके बाद परीक्षा का वक्त आ ही गया है। परीक्षा इलाहाबाद में होने वाली थी। बाबूजी शिवजी का मंदिर जाकर प्रसाद देकर बेटे को विदा किया। नारायण परीक्षा बहुत अच्छा लिखे। उसको विश्वास था कि अगर बेईमानी नहीं हुई तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर बाद में नारायण को इंटरव्यू में भी बुलावा आया। उसने इंटरव्यू भी अच्छा किया। अब नतीजा निकलना बाकी था। बाबूजी को रोज सपने आने लगे कि नारायण डिप्टी कलेक्टर बन गया है। उनकी विचित्र स्थिति हो गई। वक्त पर ना खाने की वजह से और मानसिक तनाव से वे बीमार पड़ गए। आखिर नतीजा आ ही गया, परंतु नारायण नहीं लिया गया। पूरे परिवार निराशा में डूब गए। शकलदीप बाबू और जमुना नारायण की मनस्थिति के बारे में व्याकुल हुए। नारायण अपने कमरे में सो रहा है, ये जानकर वे संतुष्ट हुए। ये जो कहानी है एक मध्यवर्गीय विवशता की आकांक्षाओं की कहानी है।